दोस्तों बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। ये आपका बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे हार्ट हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, और भी कुछ जो आपका ब्लड का जो ग्रुप डिसाइड होता है माँ बाप से बच्चों में, बेसिकली वो कैसे काम करता है, सारा आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि ब्लड होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में सबसे मेन टॉपिक अगर बात करें सब टॉपिक का तो ब्लड आएगा। तो ब्लड होता क्या है हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग, हमने ये हेडिंग डाल दिया ब्लड। अब आपसे पूछा जाए ब्लड होता क्या है, तो आपको एक चीज़ जान जाना है कि आप कभी देखते हैं अगर कभी हाथ पे कड़े आता है, पैर कड़े आता है, या फिर बॉडी पे कहीं भी अगर कुछ कट मार्क लग जाती है तो वहाँ से रेड रेड आपका एक लिक्विड फ्लो होता है। ब्लड तो वही होता है, लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज बोलें तो ब्लड एक नेचुरल कोलाइड होता है। यानी नेचुरल कोलाइड होता है यानी प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड होता है। अब ये प्राकृतिक कोलाइड होता क्या है, ज़रा धीरे धीरे समझिएगा। ये इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। इसको ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब जैसे एक लिक्विड होता है जो आप देखेंगे बहुत ही पतला होता है, ठीक। एक होता है आपका हल्का सा गाढ़ा होता है, जैसे पेंट वगैरह आप देख लेते हैं। तो जो ब्लड होता है ना, एक तरह से दोनों का मिला जुला रूप होता है। वो हल्का सा गाढ़ा होता है, ना ही बहुत पतला होता है ना ही बहुत मोटा होता है, ना ही बहुत पतला होगा ना ही बहुत गाढ़ा होगा। वो एक तरह से मॉडरेट लेवल पे रहता है। तो आप बस बेसिकली यही समझिएगा कि ये नेचुरल कोलाइड होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि होता क्या है, तो ये नेचुरल कोलाइड होता है, ठीक है। ये इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू को मतलब होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक बोलते हैं इसको, संयोजी उत्तक भी कह सकते हैं हम। और जो इसका पीएच वैल्यू होता है, ये आप बेसिक जनरल अभी हम बता रहे हैं आपको। जो इसका पीएच वैल्यू होता है ये होता है 7.4। ये 7 से ऊपर है इसलिए ये बेस हो जाता है। 7 से ऊपर अगर पीएच वैल्यू किसी की होती है तो वो आपका बेस हो जाता है, और 7 से नीचे अगर किसी का होता है तो आपका एसिडिक नेचर हो जाता है। और पीएच का जो मतलब होता है, अगर हम यहाँ बात करें ये पीएच होता क्या है, तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। या आप बोल सकते हैं इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी जानना ज़रूरी है। पीएच कभी पूछ लेगा कोई, आपसे पूछ ले बताओ पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको जानना चाहिए। और अगर हम बात करें मेल और फीमेल का, तो मेल में दोस्तों, मेल में जो पीएच ब्लड होता है टोटल 5.5 लीटर करीब होता है, यानी 5.5 लीटर। और यही फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में फ्रेंड्स ये 5 लीटर करीब होता है, ठीक है। ये है आपका एक जो हेल्दी मनुष्य होता है, यानी स्वस्थ और बहुत ही अच्छा जो एवरेज कोई अगर मनुष्य है, मेल है, उसमें 5.5 लीटर रहेगा और फीमेल में 5 लीटर। और जो ये आपका ब्लड होता है टोटल 5.5 लीटर, ये एक तरह से ना पूरे बॉडी का जो वेट होता है, ये आपका पूरे बॉडी का, जैसे यहाँ पे आप समझ लो 5.5 लीटर जो यहाँ पे होता है आपका, ये पूरे बॉडी का करीबन 7% भार के बराबर होता है। अगर टोटल भार 100% मान लें हम, तो उसके 7% भार के बराबर ये टोटल होता है, ठीक है।
इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब ये जनरल चीज़ें आपको जानना चाहिए। अब हम देखेंगे ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, स्टोरेज कहाँ होता है। तो ये बस एक जनरल एक इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं आगे। आप दोस्तों देख सकते हैं ये एक ये दो दो पिक्चर हमें लगाया है, दो आपका पिक दिख रहा है। तो ये जो है आपका यही ब्लड है रेड कलर का। और ये तो फ़िलहाल अभी आगे जाके देखेंगे, आरबीसी जब पढ़ेंगे तो ये रेड ब्लड कार्पोसल्स वगैरह हैं, ये सब जो हैं आपके। तो ये ब्लड अभी थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे तब ये आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है। देखो ब्लड दिया है इसमें कि ब्लड इज़ मेड अप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। जो आपका ब्लड है वो लिक्विड और सॉलिड से मिलकर बना हुआ है। और जो लिक्विड पार्ट है उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जो वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी जो आपका प्लाज्मा होता है वो आपका वाटर प्लस सॉल्ट प्लस प्रोटीन का मिक्सचर होता है। और आगे पढ़ेंगे जब, ओवर हाफ ऑफ योर ब्लड इज़ प्लाज्मा, मतलब आधा से ज़्यादा जो ब्लड का पोर्शन होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। और द सॉलिड पार्ट ऑफ योर ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स। यानी जो ये तो आपका हो गया लिक्विड पार्ट, जो प्लाज्मा थी लिक्विड पार्ट हो गया। जो सॉलिड पार्ट है ब्लड की वो आपका क्या कंटेन करता है, यानी आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। तो ये आपके सॉलिड पार्ट्स हो गए। ये आपको जो दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये सारा आपको क्या है, ये तस्तरी नुमा जो दिख रहा है आपका, यही क्या है आपके आरबीसीज हैं, ठीक। और आपको हमने बताया भी है कि ब्लड को एक नेचुरल कोलाइड भी बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं एक तरह से। उसका पीएच वैल्यू क्या होता है अभी पीछे वाली स्लाइड पे हमने देखा है। और ये आपको पता चल गया ब्लड में लिक्विड पार्ट क्या होता है और सॉलिड पार्ट क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है और आरबीसी होता है ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली पहले ये जान जाए कि जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, यानी ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। आपके जो फेफड़े होते हैं लंग्स, उससे वो जब आप हवा लेते हैं रेस्पिरेशन जब सिस्टम पढ़ेंगे, यानी जब सांस लेते हैं तो उसमें आपका ऑक्सीजन भी रहता है पर्यावरण में। वो जब लंग्स में जाता है आपके फेफड़ों में, वहाँ से वो क्या होता है ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है और लेके अपने साथ जाता है। और जो टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनमें वो जाके रिलीज करता है, यानी हवा को, ऑक्सीजन को वहाँ पे ले जाता है। तो डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का यही काम है। अभी और भी चीज़ें हैं, थोड़ा हम आगे चल के पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी इतना आप जान गए। अब चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है ब्लड का। ये तो अपने ब्लड का एक जेन्युइन बेसिक जो चीज़ होता है बता दिया आपका। अभी आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, अच्छे से हम जानेंगे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि फॉर्मेशन जो होता है ब्लड का वो बेसिकली होता कैसे है। तो हम देखते हैं, मान लो अगर हम फॉर्मेशन करें ब्लड का, तो यहाँ पे लिख दो आप फॉर्मेशन। यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ब्लड का ये दो तरीके से होता है। एक होता है लीवर, लीवर के मीसोडर्म, मीसोडर्म एक पोर्शन होता है लीवर के मीसोडर्म में, ठीक है, वहाँ ये बनता है। और एक होता है बोन मैरो,
एक आपका बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक, जब जब बच्चा होता है, छोटा होता है, जब यानी पेट में रहता है, भ्रूण में रहता है, तो उसके अंदर जो ब्लड बनता है ना, वो लीवर के मेसोडर्म बनता है, यानी जब भ्रूण में बनता है, आप ये समझ लो। ठीक है, भ्रूण में, ये बच्चों में होता है जो भी पेट में है। और जो अस्थि मज्जा वाला है, बोन मैरो वाला, ये आपका एडल्ट में होता है। एडल्ट में यानी हम लोग में खून कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जो स्टोरेज होता है, मतलब कहाँ ये ब्लड स्टोर रहता है, आपने प्लीहा नाम सुना होगा, यानी स्प्लेन। प्लीहा होता है, मलेरिया का जब बीमारी होता है तो उसमें स्प्लीन खराब हो जाता है, यानी प्लीहा खराब हो जाता है, ये याद रखिएगा। मलेरिया में आपका स्प्लीन खराब हो जाता है, यानी जहाँ स्टोरेज होता है ब्लड का, वो खराब होने लगता है। तो इसी को हम लोग ये भी कहते हैं कि कब्र, स्प्लीन को ही हम लोग कब्र बोलते हैं। यानी इसको ब्लड बैंक तो बोलते ही हैं, जहाँ स्टोर होता है, ब्लड बैंक भी बोलते हैं, और साथ साथ इसको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, यानी कब्रगाह बोला जाता है ब्लड का। ठीक, यहीं आपका स्टोर भी रहता है, यहीं आपका कब्र भी होता है इसका। तो अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं पीडीएफ वगैरह आपको दे दूँगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आपने यहाँ तक तो देख लिया स्टोरेज क्या होता है। स्प्लीन को ही बोलते हैं, जो कब्रगाह होता है वो भी स्प्लीन को ही बोलते हैं, यानी प्लीहा को ही स्प्लीन बोला जाता है। और जो कब्र होता है उसको, यानी ब्लड का जो कब्र कहा जाता है, वो स्प्लीन को ही बोला जाता है, प्लीहा को ही बोला जाता है। इसीलिए कभी कभी इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है, और ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह, ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। और जब नीचे आप आएंगे, देखिए एक लाइन हमने लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका कितना है? 200 ग्राम पर डीएल से 180 ग्राम पर डीएल। ये जो 200 ग्राम पर डीएल है, डीएल का मतलब क्या है? डीएल का मतलब होता है डेसी लीटर। ये होता है आपका डेसी लीटर, ये लिख लीजिएगा आप, ये होता है डेसी लीटर होता है। जब पैथोलॉजी वगैरह में आप ब्लड देते होंगे या फिर जब जांच कराते होंगे, तो जो यूनिट यूज किया जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल का, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल का यूनिट है डेसीलीटर। और पैथोलॉजी जब देखेंगे आप रिपोर्ट वगैरह, उसमें ये मेंशन होता है। तो इतना आप जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हीमोग्लोबिन अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी में भी, कोई जिसमें सूटेबल हो। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका मेल में 14 होता है। इसको कैपिटल एच और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेल में, यानी जो मेल होते हैं उनमें होता है 14 ग्राम पर डीएल। ठीक, और यही फीमेल का अगर बात करें तो ये आपका होगा 13 ग्राम पर डीएल। ये हीमोग्लोबिन का बात हो रहा है अभी। इसके पहले आपने कोलेस्ट्रॉल देखा, 200 ग्राम पर डीएल से 180 ग्राम पर डीएल के बीच में वो वेरी करता है। अब अगर हम हमने एक चीज़ बताया था पीछे कि जो स्प्लीन होता है मलेरिया में वही ख़राब होता है। आप उसको भी लिख लीजिएगा कि मलेरिया बीमारी जो होती है, मलेरिया में ये स्प्लीन खराब हो जाता है।
ये वीडियो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन अभी इस पे आप नज़र ना रखिए, अभी इसको आप अवॉइड करिए। कुछ दिनों में सही कर दूँगी इसको। फ़िलहाल के लिए बस आप समझिए, समझने से मतलब है आपको। तो मलेरिया में स्प्लीन यानी प्लीहा ख़राब हो जाता है। और हम आगे बात करेंगे, अगर ब्लड जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी फ्लूइड होता है। कई तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। नेचुरल कोलाइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक ऐसा लिक्विड होता है जो सेमी लिक्विड कहलाता है, यानी इसमें सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो लिक्विड पार्ट होता है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है और प्रोटीन कहलाता है। और अगर हम ब्लड को डिफाइन करें तो आप बोल सकते हैं एक ऐसा फ्लूइड है जो ऑक्सीजन को आरबीसी के थ्रू लेके जाता है हर ऑर्गन में, हर जो भी चीज़ें होती हैं अंदर, वो हर सेल में पहुंचाता है। वो फेफड़ों के द्वारा जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो ये आरबीसी जो होता है उसको लेके जाता है हर ऑर्गन में, हर सेल में, हर टिश्यू में पहुंचाता है वो। ठीक। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका जो खोज हुआ था, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ब्लड सर्कुलेटिंग, हम ऐसे लिख रहे हैं बीसीएस, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो खोज हुआ था वो आपका किया था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ये बस ऐसे समझा रहे हैं, बाकी हम आपको पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए बस आप नोट करते चलिए, समझते चलिए। स्पेलिंग पे और मात्राओं पे मत जाइए, राइटिंग क्या है आप बस समझने की कोशिश करिए। तो बीसीएस सिस्टम का जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन, उसका खोज किया था विलियम हार्वे ने। और अगर हम बात करें मेल में, मेल में मेल जो होता है उनमें आयरन ज़्यादा होता है। आयरन का मात्रा जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा होता है आयरन। इसका मेन कारण ये है ना, आयरन का ज़्यादा होने का कारण जो है, जैसे जो हम लोग का स्ट्रक्चर होता है मेल का फीमेल से देखो थोड़ा हटके होता है। हम लोग की गठीली बॉडी होती है, उन लोग की जो बॉडी होती है वो देखने में थोड़ी, मान लो अगर काफ़ी अगर हेल्दी दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत नहीं होती है। उनकी बॉडी एक तरह से फुली टाइप की रहती है, उन्हें फुली फुली रहती है। बहुत ज़्यादा हार्ड मसल नहीं होता है, हार्ड मांस नहीं होता है। तो आयरन की वजह से ना जो पुरुष होते हैं उनकी जो बॉडी होती है बहुत हार्ड हो जाती है। और ये आयरन कैसे बनता है, क्या होता है, वो आगे बात करेंगे अभी हम। फ़िलहाल के लिए आप बस छोटी छोटी जो जनरल चीज़ें हैं वो समझते चलिए। और अगर हीमोग्लोबिन के बारे में और कुछ अगर आपको जानना हो, तो हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा होता है, अगर किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा है तो उसके वजह से आपका आयरन जो है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था, हमने बताया था कि मेल में, जो मेल होता है उनमें हीमोग्लोबिन 14 था, 14 था, 14 ग्राम पर डीएल था, ये लिखा हुआ है। तो इसीलिए इनका जो आयरन लेवल है फीमेल से ज़्यादा होगा। और जब आयरन लेवल फीमेल से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो इनकी हीमोग्लोबिन है वो तो ज़्यादा है ही मेल की फीमेल से। तो उससे इनकी बॉडी जो होती है, मेल की बॉडी, वो भी हार्ड होती है फीमेल से। तो सभी देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो आयरन ज़्यादा होगा, या फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा आयरन ज़्यादा है तो क्या और क्या ज़्यादा होगा, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि आयरन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हीमोग्लोबिन के। ठीक है। और इसी वजह से बॉडी हार्ड हो जाती है।
अब हम चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए। फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा है जो भी वो एक बेसिक नॉलेज था जो आपको जानना चाहिए था। अब हम बढ़ते हैं अच्छे से, देखते हैं, थोड़ा डीप में देखेंगे हर टॉपिक को। एक चीज़ आप जान लो कि अगर कोई भी स्वस्थ मनुष्य है, कोई भी हेल्दी इंसान है, तो कोई भी स्वस्थ मनुष्य, मान लो स्वस्थ मनुष्य है, कोई भी मेल या फीमेल जो भी, तो वो जो एक यूनिट दान करता है, ब्लड यूनिट होता है जो भी हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो 450 ml, जो 450 ml होता है उतना ब्लड वो दान कर सकता है। ठीक है, कोई भी स्वस्थ अगर मनुष्य है, मेल या फीमेल जो भी है, वो 450 ml तक का ब्लड डोनेट कर देता है, कर सकता है 450 ml तक का। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को एक यूनिट या एक इकाई कहेंगे, या एक यूनिट या यूनिट इसको बोल लीजिए। ठीक है, बस आप समझते चलिए। बाकी इसका जो PDF होगा मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ जो हम आपको बताते चल रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चलिए अपने लैंग्वेज में। ये एक रफ वर्क है, लेकिन समझाने के पर्पज़ से हमने ये वीडियो बनाया आपके लिए। अब देखिए, इतना आप समझ में आ गया। और एक चीज़ और जान लो ब्लड के बारे में। जो ब्लड होता है उसको, ब्लड को जो स्टोरेज किया जाता है, ब्लड का स्टोरेज जो होता है, ब्लड स्टोरेज जो होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका होगा 4 डिग्री सेल्सियस। यानी ब्लड को जो स्टोर करके रखा जाता है ब्लड बैंक वगैरह में, वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। आपने पढ़ा होगा 4 डिग्री सेल्सियस की जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड वगैरह की या सेमी लिक्विड वगैरह की, केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो मैं भी साथ उसकी वजह से ऐसा किया जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे वो उसको सेफ रखा जाता है स्टोर करके। तो ये आपको याद रखना, टेम्परेचर वगैरह कभी भी आपसे पूछ सकता है। और एक चीज़ जान जाओ आप कि ब्लड का जो स्टडी होता है, यानी स्टडी ऑफ ब्लड, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी का मतलब होता है ब्लड के बारे में स्टडी करना। जैसे आप कभी पढ़ेंगे कि डेफिनेशन पढ़ते होंगे, स्टडी ऑफ ये इज़ नोन एज ये, स्टडी ऑफ ये इज कॉल्ड ये। तो वैसे ये भी है कि ब्लड के बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी करना ही कहलाता है हेमेटोलॉजी। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए, आपसे पूछ सकता है जो आपको जानना चाहिए। ये दोस्तों NCERT का ये चीज़ें हैं जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है। अब हम चलिए देखते हैं। ब्लड जो होता है दोस्तों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पे आप लिखिए प्लाज्मा और एक पे आप लिखिए ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड ठीक, इसको आप हिंदी में ये भी लिख सकते हैं रुधिराणु रक्त कण। हिंदी में थोड़ा टफ है बोलना, रुधिराणु रक्त कण। और प्लाज्मा तो प्लाज्मा ही होता है, आप हिंदी में लिख सकते हैं प्लाज्मा को प्लाज्मा ही लिखिए। ये आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्लाज्मा हो गया, एक आपका ब्लड कॉर्पसेल्स हो गया, जिसको हम रुधिराणु रक्तकण बोलते हैं। और प्लाज्मा तो खैर प्लाज्मा ही बोला जाता है।
तो ये जो होता है ना, आधे से ज़्यादा जो होता है बॉडी में, आई मीन ब्लड में, वो प्लाज्मा होता है। तो ये 55% से 60% तक प्लाज्मा ही होता है। और जो ये रुधिराणु रक्त कण है, ये आपका होता है 40% से 45% के बीच में। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लेगा कि एग्जैक्टली बताओ, तो दोस्तों उस केस में क्या करिएगा, आप 55% को मारिएगा और यहाँ पे 45% को आप ही प्रेफर करिएगा। ये एक रेंज होता है जो कभी कभी ये गड़बड़ भी आता है रेशियो इसका। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए इसका डेटा, तो आप 55% और 45% को सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें। प्लाज्मा आप जान गए, इतना ये जान गए। अब देखो, प्लाज्मा जो होता है वो भी कई चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसमें देखो, प्लाज्मा में एक होता है वाटर, जो 90% जो प्लाज्मा का एरिया कवर करता है वो 90% होता है उसका वाटर। यानी प्लाज्मा में 90% वाटर ही होता है। और जो बाकी 10% बच जाता है, जो बाकी जो 10% बचता है, ये आपको देखो दिखाने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये जो होता है 10%, वो आपकी कई चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, बता रहे हैं हम। एक हो जाता है प्रोटीन, एक प्रोटीन हो जाता है। एक हो जाता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। और जो तीसरा हो जाता है वो अकार्बनिक पदार्थ हो जाता है। तो आप इतना तो समझ गया, 90% जो होता है प्लाज्मा का वो आपका वाटर होता है, और जो 10% होता है वो आपका क्या होता है, प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। अब इसमें भी बहुत सारे अंदर डिवीज़न होंगे। प्रोटीन में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, थोड़ा डीप में बताते चलूँगा। जो इसका नोट्स में आपको बताऊँगा वो काफ़ी अच्छे लेवल की रहेगी। और देखो, इतना तो आप जान गए। अब इसी में हम देख लेते हैं, ये जो आपके आरबीसी वगैरह होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, वो आपके पाए जाते हैं, वो आपकी ब्लड इसमें आएंगे, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें पाई जाएंगी। एक होगा आरबीसी, एक होगा डब्ल्यूबीसी और एक होगा प्लेटलेट्स। तो ये 3 चीज़ें आपके ब्लड कैप्सूल से मिल जाएंगी, और प्लाज्मा में आपके ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी, वाटर और जो बाकी रिमेनिंग 10% रहेंगे उसमें प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और इसको ब्रेक करते हैं अगले स्लाइड पे। तो दोस्तों, ये साइंस का जो बायोलॉजी का ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, थोड़ा अच्छा चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा राइज होते हैं, उसलिए थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा इसको। अब हमने जो बताया था प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जो 10% में आती हैं प्लाज्मा में, वो देखो क्या क्या होता है। 10% में आपका था यहाँ पे, यहाँ पे हमने कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं प्रोटीन, प्रोटीन था। एक होता है एक कार्बनिक, कार्बनिक था, ये आपका कार्बनिक था, ठीक। ये आपका अकार्बनिक था। तो अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे जब,
तो प्रोटीन में देखो क्या क्या आता है। प्रोटीन में भी दो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक रहेगा आपका ग्लोब्यूमिन, एक आपका क्या रहेगा ग्लोब्यूमिन, याद करिए ग्लोब्यूमिन। और एक रहेगा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। और एक रहेगा आपका एल्ब्यूमिन। इतना डीप में हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा डीप में हो जाता है। अब ये प्रोटीन कार्बनिक अकार्बनिक तो याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बता दिया है। और जब इसका देखेंगे हम लोग कार्बनिक का, तो इसमें भी कुछ चीज़ें आएंगी। वो कौन कौन सी होंगी? मान लो पहला एक है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया आपका दोस्तों। अगला हो गया अमीनो अम्ल, यानी अमीनो एसिड हो गया, अमीनो अम्ल हो गया दोस्तों। एक हो गया आपका एंजाइम, एंजाइम हो गया। और एक होगा आपका यूरिया। देखो राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं उसके साथ साथ पैरेलल बोलते चल रहा हूँ। इसका मैं पीडीएफ दे दूँगा अच्छे से, वो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और बाकी अगर समझना है तो आप समझ लीजिए खुद से भी। आप किसी एनसीईआरटी या किसी पब्लिशर का बुक लेके पब्लिकेशन का आप सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका जो आपको कंटेंट बता रहा हूँ उसका मैं खुद का पीडीएफ दूंगा। तो स्क्रीन पे कैसा लिखा जा रहा है, कैसा चल रहा है ये टैबलेट वगैरह में, आप उतना ध्यान ना दीजिए, बस समझते चलिए। और तीसरा जो है यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ, उसमें भी बेसिकली कई चीज़ें आएंगी। जैसे पहला है आपका सोडियम हो गया, ये लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, हालांकि इतना डीप में नहीं देगा। सोडियम हो गया। आप जब पढ़ते चलेंगे दोस्तों तो आपको धीरे धीरे कई बार जब सामने चीज़ें रिपीट होंगी ना, तो आपको मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अगर ऐसे रटने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा हो गया बाइकार्बोनेट। तो दूसरा हो गया बाइकार्बोनेट। तीसरा आपका हो गया फॉस्फेट। इतना समझ में आ गया आपको दोस्तों? ये दो जो 10% था प्लाज्मा में, वाटर जो 90% था उसको छोड़ के जो 10% बचा था प्लाज्मा में, वो चीज़ें हैं इतनी। अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। बस प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक याद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब हम देखते हैं जो ब्लड कार्पसल्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों मान लो हमने क्या बोला था, 40 से 45%, यही बोला था। और ये हमने कहा था कि जब पूछ ले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे एग्जैक्टली बताओ तो आप 45% को क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा ऐसे केस में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी 3 चीज़ों में डिवाइड होगा। ठीक, पहला है आपका आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको जब और ब्रेक करेंगे तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग ब्रेक करेंगे, आरबीसी एज इट इज़ रहेगा, प्लेटलेट्स एज इट इज़ रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होंगे। ये ऐसे आप इसको रखिए। सिर्फ डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ज़रा गौर करिएगा, ये जब ब्रेक होगा तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा।
ठीक। एक होगा आपका ग्रेनुलोसाइट। क्या होगा? ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट। दूसरा क्या होगा? एग्रेनुलोसाइट। तो थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है तो बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपको थोड़े आराम से बोल रहा हूँ इसको, ताकि जो आपकी ये मेरा प्रोनाउंसिएशन वर्ड का अच्छे से आपको क्लियर सुनाई दे। तो ये हो गया ग्रेनुलोसाइट। और एक हो गया आपका एग्रेनुलोसाइट। बस वही है, आगे ए लग गया है। तो इतना तो आपको आ गया क्लियर। अब इसको भी जरा सा हम लोग ब्रेक करेंगे, तो देखिएगा आप लोग। इसको जब हम ब्रेक करेंगे ग्रेनुलोसाइट को, तो ये आपका भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हो जाएगा फ्रेंड्स। एक हो गया आपका इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल। ठीक। तीसरा होगा आपका बेसोफिल। बेसोफिल। ठीक है। और जो एक ग्रेनुलोसाइट होगा आपका, ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा आपका लिम्फोसाइट, एक होगा आपका मोनोसाइट। नाम सुना होगा शायद आपने। तो लिम्फोसाइट हो गया एक, लिम्फोसाइट एक, तो इसके वर्ड बहुत टिपिकल होते हैं। और दूसरा आपका हो गया मोनोसाइट। दोस्तों बस समझने से मतलब रखिएगा, राइटिंग कैसा है, कैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, बस आप समझते चलिए और एक रफ वर्क बनाते चलिए पेपर वगैरह पे। बाद में उसको अच्छे से फेयर बनाइएगा। मैं वैसे पीडीएफ आपको दे दूंगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो बस आपको इसको समझते चलना है। अब जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत अच्छा बताया है। मैं भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, बस ये है कि हाँ हम जानते हैं अच्छे से इसके बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ एक चीज़ है, आपको कहीं गलत इसमें कंटेंट नहीं मिलेगा। जो भी है ऑथेंटिक है, पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ, अच्छे से उसके बारे में, मतलब हमने उसको वेरीफाई किया अच्छे से, तभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। अब आपको इतना जब हो गया, ये आपको ब्लड को हमने बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक कर दिया है। अब जो हमने इतना किया है, एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि अभी तक क्या देखा ब्लड को जब क्लासिफाई किया। तो हमने क्या किया था, ब्लड है, ये ब्लड था, इसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक किया। एक क्या था आपका प्लाज्मा, एक क्या था आपका ब्लड। ठीक। अब इसको हमने क्या किया था, ब्रेक किया था 2 पार्ट में। एक क्या वाटर था, एक क्या था आपका अदर था जो 10% था। ये 10% वाला है और ये 90% वाला जो है। ठीक है। और वाटर तो ऐसे ही रहा। ये जो है अदर वाला, ये भी आपका 3 चीज़ों में हमने ब्रेक किया। यहाँ से हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा दिक्कत ना हो आपको। एक प्रोटीन था, एक था आपका कार्बनिक, एक कार्बनिक था। ठीक। प्रोटीन में हमने देखा क्या, ग्लोब्यूमिन था और एक क्या था एल्ब्यूमिन था। एक क्या था इसमें ग्लोब्यूमिन
ग्लोब्यूमिन था, वही क्या था, एल्ब्यूमिन। ठीक, ऐसे इसमें क्या था, ग्लूकोज था, अमीनो अम्ल था, एंजाइम था, यूरिया था। ठीक है, इसमें क्या था, सोडियम था, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट था, फास्फोरस था, आई मीन फास्फेट था। और जो ये है ब्लड का सेल्स, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आरबीसी जो एज इट इज रहा, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो हमने इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी को ब्रेक किया और उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक किया। तो 2 पार्ट में जो ब्रेक किया, एक था ग्रेनुलोसाइट, साइट हो गया, एक था आपका ए ग्रेनुलोसाइट। बस यही ग्रेनुलोसाइट का ए लगा दो। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट को हमने क्या, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में ब्रेक किया 2 पार्ट में। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है ब्लड का, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया कितने कितने चीज़ों में। अब हम देखो इतने चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का कार्य क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बनिक चीज़ें क्या होती हैं, हार्ट क्या होता है, लंग्स, सब इसमें आप जान जाओगे आप। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही मेन चैप्टर है बायो का, उसलिए हम आपको बहुत एक एक चीज़ धीरे 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 समझा रहे हैं, एकदम एक दोस्त के जैसे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, हम लोग अगर देखें ब्लड का कार्य, देखो पहले आप टॉपिक डाल दो यहाँ पे, ब्लड का कार्य, ब्लड का कार्य। हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, ब्लड का कार्य। तो देखो ब्लड क्या करता है, सबसे मेन चीज़ अगर आपको लिखना है तो पहले क्या लिखोगे, ब्लड जो होता है वो बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम जो करता है वो आपका ब्लड करता है। ठीक, और जो हार्वे साहब थे, हमने बताया था, जो हार्वे थे, विलियम हार्वे, तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि कोई भी चीज़ अगर गतिशील रहती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, तो वो उष्मा को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, समझिएगा। जो हार्वे साहब थे, अकॉर्डिंग टू हार्वे, तो उन्होंने बोला था कि कोई भी चीज़ अगर गतिशील है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में या गतिशील है, मोशन या गति में है, तो वह उष्मा रिलीज करता है, यानी हीट को रिलीज करता है, छोड़ता है, हीट रिलीज करता है। ठीक है, तो इतना आप जान गए, ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और ये कैसे सिद्ध हुआ, हार्वे साहब ने बताया था। आपको ही पता, ब्लड अंदर सर्कुलेट करता रहता है, हमेशा मोशन में रहता है, रुकता तो है नहीं। तो जब सर्कुलेट करता रहेगा, यानी मोशन में रहेगा, गति में रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, हीट को, उष्मा को बाहर निकालेगा। जब किसी चीज़ में से उष्मा बाहर निकल जाती है तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है। ठीक, जैसे मैकेनिकल वाले बच्चे जानते होंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लो फ्रिज होती है ना, फ्रिज में आप सेब रख दो, खाना रख दो, दूध रख दो, कुछ भी रख दो,
तो फ्रिज इसको देखो, मतलब ये नहीं कि ठंडा हवा मारता है इसके अंदर, ठंडा हवा नहीं मारता वो चारों तरफ से। जो ये एप्पल है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये एप्पल रहती है यहाँ पे फ्रिज के अंदर, फ्रिज का काम क्या है, इसके जो इसका उष्मा होता है उसको बाहर खींच लेता है। इसमें से जो हीट निकलती रहती है उससे उसको बाहर खींच लेता है। उसने कभी देखना फ्रिज के बाहर हल्का सा पीछे साइड में गरम गरम हवा निकलता है, थोड़ा थोड़ा हॉट एयर निकलता रहता है हल्का हल्का। तो वो बेसिकली यही होता है, हर चीज़ में हीट होती है, हर चीज़ से हीट निकलता रहता है, ये आपको ही पता उसमें निकलती है। हाँ, हम लोग ये है कि देख नहीं पाते हैं कुछ चीज़ों की। तो फ्रिज का काम यही है कि हीट को वो निकाल लेता है किसी भी सामान से, तो चीज़ अपने आप ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे इंसान के अंदर अगर आत्मा है उसको निकाल लो, अगर बॉडी बनाना है तो क्या करता है, आत्मा निकाल दो, अपने आप इंसान पत्थर का बन जाएगा, तरह से मतलब बॉडी बन जाएगा। ठीक, और अब देखो कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है, चाहे हमने गलत एग्जांपल ले लिया लेकिन आप समझ तो है। अब देखो हम इसको हटाते हैं दोस्तों, ब्लड को थोड़ा अच्छे से अब बता रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ खोल खोल के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा, जो रक्त का परिसंचरण जो होता है, सर्कुलेशन होता है, वो तब तक होता है जब तक मानव जिंदा रहता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण, लाइफ टाइम होता है। यानी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो होता रहेगा। ठीक है, सर्कुलेट ब्लड आपका शरीर में करता रहेगा, तब तक आपका दिल धड़कता रहेगा, जिसको हार्ट बोलते हैं। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप कराना। जब ब्लड को पंप कराता है, बहुत प्रेशर से फेंकता है, और जब ब्लड हार्ट के अंदर आती है तो बहुत थोड़ा कम प्रेशर से आता है। तो वही जिस प्रेशर से फेंकता है किसी ब्लड को जो फेंकता है, वही ब्लड प्रेशर का जो मैक्सिमम वाला रीडिंग होता है वो होता है। जैसे क्या होता है, हमेशा 120/80 होता है। ठीक, एच पर mg होता है। तो जो 120 होता है वो प्रेशर होता है फेंकने वाला, और जो 80 होता है वो होता है जब ब्लड हार्ट के अंदर आता है। तो ये आप जान गए। तो जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपका हार्ट चलता रहेगा, और जब हार्ट चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड आपके शरीर में सर्कुलेट करता रहेगा, परिसंचरण करता रहेगा। और जब तक ब्लड परिसंचरण करता रहेगा तब तक आपका ब्लड जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता रहेगा। और भी चीज़ें हैं ब्लड का क्या करता है, कैसे करता है, सब। अब देखिए जैसे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, इसी वजह से हमेशा हमेशा इसी की वजह से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। आपने मैकेनिज्म समझ लिया मैंने क्या बताया, मैकेनिज्म क्या था, 120 mm पर एच जी से 120 mm एच जी से वो किसी ब्लड को फेंकता है प्रेशर से, और 80 mm एच जी से वो ब्लड उतना के प्रेशर से वापस आता है, इनटेक होता है हार्ट में। तो ये तो हो गया आपका ब्लड प्रेशर, आगे पढ़ाएंगे हम इसको बताएंगे। और इसी सर्कुलेशन की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है दोस्तों, आपको भी पता है 5.5 लीटर होता है, उसी 5.5 लीटर का ही देन है कि आपकी बॉडी जो है वो 37 डिग्री टेम्परेचर में मेंटेन रहता है हमेशा। यही हल्का फुल्का अगर बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये वाला। ये भी है सही, लाइफ टाइम चलता रहता है। ये तो खैर आपने जानते ही हैं ब्लड, ये भी एक लाइन हो गया। ठीक है।
अब चलिए देखते हैं हम अगला। अब आपको मैंने बताया था कि मलेरिया में स्प्लेन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जो प्लेहा होता है मलेरिया में वो ख़राब हो जाता है, जिससे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में दोस्तों, मलेरिया में जो होता है आपका स्प्लेन, बोले तो प्लीहा, ये खराब होने लगता है। और इसके बाद इसके मतलब द्वारा इसके ख़राब होने से जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है आपका डाउन होने लगता है, गिरने लगता है बॉडी का। ठीक है, जो भी मरीज होगा मलेरिया का आप देखेंगे उसको बुखार बहुत लगेगा, ठंडा लगेगा, तो वो इसी कारण की वजह से होता है। ठीक, ये आप जान गए। और अगर हम बताएं कि जैसे मैंने बताया था पीछे अभी कि 450 ml जो यूनिट होता है, इकाई होता है, जो एक स्वस्थ मनुष्य डोनेट कर सकता है। अगर उसको कैलोरी में बोले हम तो वो होता है करीबन 650 कैलोरी होता है। ठीक है, इतना डीप में नहीं आपको जानना, नीट का तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, या फिर आपको डॉक्टर नहीं निकालना है। ठीक है, डॉक्टर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखो, ब्लड को हमेशा डोनेट करता रहना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से बहुत फ़ायदे हैं। ब्लड डोनेट करने से क्या होता है, जो आपके लंग्स हैं, लीवर है, कोलन है, थ्रोट है, स्टमक है, इनके जो कैंसर होते हैं, ठीक, फेफड़ा, लीवर वगैरह ये सब जितने भी हैं, स्टमक वगैरह, इसके जो कैंसर होते हैं ना दोस्तों, उसकी होने की संभावना कम हो जाती है। उसलिए हमेशा ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए। ठीक, हमने क्या बताया, ब्लड डोनेट करने से जो कुछ कैंसर हैं जैसे लंग्स में हो गए, स्टमक में हो गए, लीवर में हो गया, थ्रोट में हो गए, इनकी होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक तो ये बहुत अच्छी काम है, पुण्य का काम है, किसी को किसी जान बच जाती है। दूसरी बात कि ये आपको भी अल्टीमेटली फ़ायदा ही करता है। ठीक है, तो इसको तो मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप बस एक जान जाइए, छोटी सी एक बात हमने बोल दी है। अब देखिए, ब्लड का काम और क्या होता है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ब्लड का दोस्तों और काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक पदार्थों का सर्कुलेशन करता है या परिसंचरण करता है। ठीक है, इतना समझ गया। जैसे कोई भी चीज़ आप खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, जब एब्जॉर्प्शन होता है उसका, कोई चीज़ हम खा लिया, मान लो हम लोग खाना खाए, ठीक, फिर डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उससे जो चीज़ें हमको मिलती हैं हमको बॉडी को, खाना खा के पचा लिए, पचाने के बाद कुछ चीज़ें होती है जो बाहर निकल जाती है, टॉयलेट वगैरह करते हैं हम लोग, लेकिन पचाने के बाद जो चीज़ हम लोग लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अंदर, जो बॉडी को चाहिए, वो सब चीज़ें क्या होता है ना, पोषक तत्व हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल होंगे, जो भी हो गए, उन सब चीज़ों को जो ब्लड होता है अपने मिला लेता है। ठीक, अपने मिला लेता है, फिर हर जगह फ्लो करता है पूरे बॉडी में, जगह जगह, हर ऑर्गन, टिश्यू, सेल, हर जगह, और सब पूरी बॉडी में वो फैलता रहता है। तो जो भी फुलफिल ज़रूरतें होती है वो फुलफिल होती रहती हैं बॉडी। ठीक है, तो समझ गए, वही होता है पोषक पदार्थों का परिसंचरण का मतलब यही होता है। अगला लाइन अगर हम देखें तो ये लिखा है कि गैसों का जो परिवहन होता है वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये क्या करता है, हवा को लेता है, और हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को लेके हर जगह भेजता है, तो ऑक्सीजन से ही सेल में ऊर्जा मिल जाती है। तो क्या करता है, गैसों को ये परिवहन कराने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेके जाता है, और जब आता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से जो निकलता है उसको लेके आता है, फिर फेफड़ा में ला के दे देता है, फेफड़ा उसको नाक से बाहर कर देता है। जब जाता है सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाता है, और जब आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो वही हम लोग सांस में छोड़ते हैं बाहर, और लेते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। गैस का परिवहन, और इसमें क्या क्या होता है, O2 होता है, और आपका हो गया CO2 होगा, यही तो होगा। ये जो है आपका सांस लेते टाइम, ठीक, ये आपका छोड़ते टाइम होता है, सांस जब छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं, ठीक है, उस टाइम ये निकलता है ब्लड के साथ, मतलब ब्लड लेके आता है फेफड़े में, और ये फेफड़े से लंग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप जान गए। अब देखिए आपका जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो उसका परिवहन करता है, जो उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो खराब पदार्थ जो होते हैं, जिनका वेस्टेज मतलब जिसका हमने खा के पचा लिया, पचाने के बाद जो हम टॉयलेट करते हैं, वो जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको ले जाके किडनी को देता है। ठीक, और किडनी क्या करता है, उसको डायलिसिस विधि के द्वारा, डायलिसिस एक प्रक्रिया है, हम बताएंगे भी। डायलिसिस विधि के द्वारा पदार्थ जो है, हानिकारक जो पदार्थ हैं, वो ब्लड उसमें रख कर, मतलब हानिकारक पदार्थों को छोड़ देता है, ब्लड वापस चला जाता है किडनी में रख के। किडनी क्या करता है, ब्लड से जो हानिकारक पदार्थ है उनको ले लेता है, और ब्लड को वापस भेज देता है, भैया कि ऐसा है तो तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ठीक, तो किडनी ये करता है। तो सोचो ब्लड एक तरह से बस का काम करता है, पूरे बॉडी में सफ़र करता रहता है, करता रहता है, हर चीज़ जहाँ जहाँ जरूरत हो तो पहुँचाता रहता है, लाता रहता है, पहुँचाता रहता है। अब देखो इतना हो गया। अब मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा कोई कार्य नहीं बचा है ब्लड का। अब इतना हो गया, ये बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें बताने को। और अब अगला जो मैं स्लाइड बनाऊंगा, अगला वीडियो में बनाऊंगा, वो मैं प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और आरबीसी डब्ल्यूबीसी, मैं 2-3 लेक्चर में ब्लड को पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, और जो इसका नोट्स है मैं आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको फाइनली दे दूँगा। ठीक है, तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर थोड़ा और मेरा मतलब और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। हालांकि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि थोड़ा उससे हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो एक तो बहुत दिनों बाद हमने वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि बच्चों का पेपर है, सुपर टेट का है, लेखपाल का है, और भी कई सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, होने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए मतलब यहीं रखते हैं। बाद में अगले वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ें कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे मैं बहुत अच्छे से नॉर्मल और बहुत एक फ्रेंडली नेचर के बिहेव की तरह मैं पढ़ाऊँगा आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बस ये है कि मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।